धीरे धीरे ही सही लेकिन गड़बड़ियों के खिलाफ अब जो है आवाजें उठने लगी है और लोग मानने भी लगे हैं। सोचिए, पहले ईवीएम के खिलाफ पिछले 10-15 सालों से इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक समाज जो है वो पहले से ही नाराज है, उसको ईवीएम पर भरोसा नहीं था। उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में बाहर आई तो 2 बार जब हार गई, तीसरी बार राहुल गांधी ने मोर्चा खोला और अब खबर सामने आ रही तो ईवीएम में तो है ही फर्जीवाड़ा, वोटर लिस्ट में ही फर्जीवाड़ा है। एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोटर का नाम बढ़े हैं, एक राज्य में 1 करोड़ नए वोटर आ जाते हैं, वो भी नया नहीं, 60-60 साल के लोग। एक घर में 500-500, 600-600 लोग वोटर हैं। एक आदमी 10-10 राज्यों में वोट डालता है। गुजरात का आदमी बिहार में वोटर बन जाता है, वो भी गुजराती भाषा में। तो ये तमाम गड़बड़ियों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लगातार अब ईवीएम के खिलाफ और वोटर लिस्ट के खिलाफ जंग छेड़ रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां नगर निकाय के चुनाव होने हैं, लोकल बॉडी का चुनाव होना है। यह सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो पूरा डेटा दिया था वो पहला महादेवा विधानसभा का था, जो बेंगलुरु के एक लोकसभा सीट का विधानसभा था। तो एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की गड़बड़ी थी। तो मान लीजिए एक लोकसभा में 4-5 विधानसभा है तो 3-4 जगह भी गड़बड़ी हो सकती है। वैसे भी राहुल गांधी ने कहा है कि अभी हमने परमाणु बम छोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। तो लगभग उनकी टीम रिसर्च कर रही है और कहां कहां चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। ये वोटर लिस्ट, एक घर में 500-500 वोटर होना, ये गलती नहीं है, ये जानबूझकर की गई है, ये बेईमानी है, चोरी है। और अब सोचिए, थोड़ी बहुत आवाज भी आने लगी। एक चुनाव आयोग थे, भारत चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है, लवासा, उन्होंने पद छोड़ दिया था। उसके बाद सरकार ने पहले ही चुनाव आयोग को लेकर तमाम दकियानूस फैसले किए। अब जो खबर आ रही है, कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका नाम है जीएस संग्रेसी, कर्नाटक चुनाव आयुक्त है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना कोई चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, इसे चुनौतीपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। तो चलिए, देर सवेर ही सही, कम से कम कहीं तो ये आवाज आई। तो कर्नाटक में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो इसका विरोध बीजेपी क्यों कर रही है? डीके शिव कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार है, ये सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का, कि वो नगर निगम का चुनाव बैलेट पेपर से कराए या फिर ईवीएम से कराए। तो बीजेपी इसका क्यों विरोध कर रही है? ये सबसे खतरनाक है। और चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी आ रही है, एक बड़ा पोस्ट पढ़ूंगा, उससे पहले एक दुखद खबर आ रही है। वैसे जो सरकार वोट से नहीं बनेगी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। पंचमहल गुजरात में रोप वे के तार टूटने से दर्जनों लोगों की मृत्यु और दर्जनों घायल होने की सूचना दुखद है। अजय राय, ये कांग्रेस के नेता है, यूपी के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, इन्होंने ट्वीट किया है। तो सोचिए, अब इन सब खबरों से कुछ नहीं होता है। ट्रेन पलट जाए, रोप टूट जाए, पुल टूट जाए, कोई जिम्मेवार लेने वाला नहीं है, क्योंकि उनको वोट की चिंता नहीं है। और उसके बावजूद सरकार से सवाल भी मीडिया नहीं पूछता है। मीडिया सरकार के गुणगान में है। तो यह है गुजरात मॉडल। गुजरात में टीचर को 5,000 रुपए मिलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को अभी कोर्ट ने कहा था कि 30,000 रुपए देते हो असिस्टेंट प्रोफेसर को। तो यह है गुजरात मॉडल। खैर, मैं आपको वहीं ले चलूंगा, चुनाव को लेकर किस तरह की गड़बड़ियां होती है और एक पूरा आप समझिए, वोट चोरी के 5 स्टेप। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा किया, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, जहां बीजेपी को जिताना था वहां फर्जी वोटिंग कराई गई, सबूतों को छुपाया गया। इसके लिए नियम भी बदला गया। आप लोकतंत्र का अपहरण हो चुका है। सोचिए, पहले 1 साल तक जो है वो रखना था वीडियो, अब ये कह रहे हैं 45 दिन में खत्म कर देंगे। उसके बाद भी जब इनसे मांगा गया तो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का वीडियोग्राफी नहीं दे सकते हैं। सोचिए, और काशी विश्वनाथ के पुजारियों को मिलेगा राज्य कर्मचारी का दर्जा, 90,000 होगी सैलरी। तो चलिए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाना लोकतंत्र के लिए सबसे बढ़िया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इससे नतीजों पर देश की नजर होगी और किस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है वो समझिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, हम लोग के पास वोट डालने के अलावा और कुछ नहीं है। न जमीन है, न बिजनेस है, न व्यापार है। एक वोट का अधिकार था जिसकी वजह से सरकार थोड़ी बहुत सुनती थी, कभी नौकरी, कभी चपरासी, कभी पानी। मतलब जो भी इस देश के 100-150 करोड़ में लोगों में से
135 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वोट की वजह से थोड़ा बहुत मिल रहा है, लोकतंत्र की वजह से मिल रहा है, लेकिन वो कैसे चोरी हो रहा है, कृष्णकांत ने एक बड़ा लेख लिखा है, मैं भी पढ़ के सुनाता हूं। लोकसभा चुनाव के पहले चरणों की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई। शाम 7 बजे आयोग ने कहा 60% से अधिक वोट पड़े। फाइनल आंकड़ा दे नहीं रहे थे। जब विपक्ष ने हल्ला किया तो 11 दिन बाद 30 अप्रैल को आंकड़ा दिया। मतदान प्रतिशत बढ़कर 66% हो गया। सोचिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो सेम डे आंकड़ा आ जाता था, अब ईवीएम से हो रहा है तो आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई। 7 बजे आयोग ने कहा 61% वोट पड़े। फाइनल आंकड़ा 4 दिन बाद 30 अप्रैल को दिया गया। मतदान प्रतिशत बढ़कर 66 हो गया। इसी तरह बाकी 4 चरणों के फाइनल आंकड़े 4-5 दिन बाद जारी किए गए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में सभी चरणों का अंतिम आंकड़ा 7 जून को जारी किया, जबकि काउंटिंग 4 जून को हो चुकी थी। तो पहले वोट गिनवा लिया तब, क्योंकि बढ़ाना घटाना पड़ेगा कहीं। अहम सवाल है कि अगर वोटिंग के आंकड़े जारी करने में इतना वक्त लगता है तो वोटिंग के दिन चुनाव आयोग हर 2 घंटे पर आंकड़ा कैसे जारी करता है। यह खेल न्यू इंडिया में शुरू हुआ है। पहले चुनाव में वोटिंग के अगले दिन तक अंतिम आंकड़ा जारी हो जाता था। अब यह 11 दिन तक का समय क्यों ले रहा है? क्या भारत पहले के मुकाबले कमजोर और तकनीक के रूप में अक्षम है? पहले अंतिम आंकड़ों को 1-2% अंतर होता था, अब यह 6 से 7% क्यों है? अंतिम आंकड़ों के जारी करने में इतनी देरी के पीछे मंशा क्या है? एक और खेल शुरू हुआ है। आयोग केवल मतदान का प्रतिशत बताने लगा है। जनता नंबर में वोट करती है और वोट नंबर में गिने जाते हैं। फिर कुल मतदान के आंकड़े क्यों नहीं जारी होते? आपने सिर्फ प्रतिशत बताया है, नंबर नहीं बताते हैं। 100 लोगों में 60 लोगों ने वोट डाला तो ये कहेंगे 60% वोट डाला। नंबर क्यों नहीं बताते हो? मान लिए 500 लोगों ने 60% वोट डाला तो 6-5 30, 300 लोगों ने वोट डाल दिया। ये बात क्यों नहीं बताते हो? राहुल गांधी का यह आरोप एकदम सटीक है कि पूरी चुनाव व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है। क्या सरकार और आयोग मिलकर चुनाव प्रक्रिया को भ्रष्ट, अराजक और संदिग्ध बना रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोग के लिए है, क्योंकि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास वोट के अलावा कुछ नहीं है। आपको जो 5 किलो राशि, इस देश में जो 40 करोड़ लोग हैं जो अभी भी इस खेल के हिस्सा नहीं है, उनके पास न जमीन है न कोई काम है, वो सड़कों पर जीवन गुजार रहे हैं। शहरों में जो आप देखते होंगे सड़क किनारे लोग सोते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास न जमीन है न कोई प्रॉपर काम है, वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 40 करोड़ है। ये लोग सब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। उसके बाद 80 करोड़ लोग हैं, वो भी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, जो 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। इनके पास हो सकता है कि छत हो, इनके पास हो सकता है कि कोई व्यवस्थित काम हो, लेकिन ये इस रेस से बाहर हैं। बचे 120 करोड़ खेल से बाहर हैं। 30 करोड़ लोग हैं, जिसमें 15 करोड़ दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो अपने संविधान नौकरी पाए हैं, जो कैसू IAS, कलेक्टर, SP, DM, चपरासी या बिजनेस छोटा मोटा बने हैं। वो अडानी, अंबानी, माल्या नहीं बने हैं, छोटा मोटा आदमी बने हैं। उनका अधिकार छीन लिया जाएगा अगर वोट का अधिकार गया। और बाकी 15% लोग लोकतंत्र रहे, राजतंत्र रहे, उनके पास जमीनें हैं, उनके पास मीडिया है, जुडिशियरी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है। सरकार वोट से बने, वोट चोरी से बने, उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्ता जिसकी भी रहेगी उसके हाथ में है। लेकिन अगर 135 करोड़ लोग की भलाई चाहते हैं और चाहते हैं कि वो 120 करोड़ लोग जो लाइन में आए, सेना मजबूत हो, देश मजबूत हो, तो वोट चोरी को रोकना पड़ेगा। और सोचिए, एक आवाज तो आई है। कांग्रेस ने कहा है कि हम लोकल बॉडी का चुनाव, नगर निगम का चुनाव हमारे हाथ में है, हम बैलेट पेपर से कराएंगे। और कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हमको बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? लेकिन सवाल है कि जब वोटर लिस्ट में ही चोरी है तो क्या कीजिएगा? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।